हेलो दोस्तों, मैं हूं वर्षा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 5 की, जो कि हमारा फ्री कंसेंट पर है। इसमें हम जानेंगे इसके मीनिंग के बारे में, कौन कौन से इसके स्टेप्स हैं या फ्री कंसेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन सब के पर हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी आपको लगती है तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कंसेंट। कंसेंट क्या होती है? देखिए, इससे पहले भी हमने पढ़ा हुआ है ऑफर के बारे में। जब कोई किसी को ऑफर देता है, यानी एक पार्टी जब दूसरी पार्टी को ऑफर देती है, तो वहाँ पर जो ऑफर जो एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि ऑफरी, उसकी कंसेंट होनी वहाँ बहुत ज़रूरी है। और वो भी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, यानी कि किसी भी दबाव में आकर वो उस ऑफर को एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में ये है। अब यहाँ पर देखिए, ये इसेंशियल है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कि दो पार्टीज का होना बहुत ही ज़रूरी है, और वो दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए सेम थिंग पर, सेम सेंस पर। यानी कि जो भी आपके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, उसमें जो भी कंसिडरेशन है या जो भी उसमें पर्पस इंक्लूड है, उस पर्पस पर उस टाइम पीरियड में जो भी उन्होंने उस एग्रीमेंट में चीज़ें लिखी हैं, उन सब पर दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए। जब दो या दो से अधिक लोग एग्री होते हैं किसी सेम चीज़ को करने के लिए सेम सेंस पे, तो वो कही जाती है हमारी कंसेंट। ठीक है, अब यहाँ पर कंसेंट में भी देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारा आएगा कोएर्जन, यानी कि कंसेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, जैसे कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या मिस्टेक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कोएर्जन क्या होता है। ठीक है, कोएर्जन होता है किसी को डरा के धमका के कुछ काम करवाना, बाय कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पैनल कोड। यानी कि कोएर्जन में क्या है, जो इंडियन पैनल कोड के जो चीज़ें हैं या रूल्स हैं, उसको छुपा के या उससे वहाँ पर उस चीज़ को वो चीज़ प्रॉपर तरीके से फॉलो ना करके आप कोई भी काम कर रहे हो, यानी कि कोई लॉफुल एक्टिविटी आपने नहीं करी है, आप उनके कुछ ना कुछ रूल्स का मिसयूज कर रहे हो। ठीक है, द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, यानी कि आपने किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन कर लिया, किसी ऐसे आपने रूल लगा लिए वहाँ पर। ठीक है, मतलब लॉ को आप मिसयूज करके काम कर रहे हो यहाँ पर, या फिर आपने कोई ऐसी इंटेंशन के साथ किया या किसी पर्सन को अपने संग इन्वॉल्व किया इंटेंशनली, जिससे कि वो उस काम को करने को तैयार हो रहा है जो कि लॉफुल नहीं है। ठीक है, तो वो आता है हमारा कोएर्जन में। आप एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि कोएर्जन का यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी को डरा धमका कर हमने किसी को फिजिकली फोर्स करके उसकी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को हमने ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है कोएर्जन। ये हमारा सेक्शन 15 के अंदर डिफाइन किया गया है। अब देखिए, कोएर्जन यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं मीनिंग ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। मीनिंग ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो होता है, ये इम्प्रॉपर एक्सरसाइज होती है। ठीक है, जिसके अंदर पावर ओवर द माइंड ऑफ वन द ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बाय द अनदर। यानी कि यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा है कि किसी भी पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं किसी गलत काम को करवाने के लिए। अनफ्री इन्फ्लुएंस एक तरह से मॉरल कोएर्जन इसको हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक तरह का अब्यूज़ है किसी पोजीशन के लिए, यानी कि किसी पर्सन की पोजीशन को हम गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसको डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई किसी बड़ी पोजीशन पर है और वो अपने से छोटे पोजीशन वाले से कुछ काम करवाता है, तो वो क्या हो गया, वो अपनी पावर का या अपनी जो पोजीशन है उसका गलत यूज़ करके उससे वो काम करवा रहा है। ठीक है, तो ये होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक मेंटल कोएर्जन, यानी कि मानसिक प्रताड़ना करके उसको ये काम करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आता है। आई होप अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब देखिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस के कुछ प्रिजम्पशंस भी हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं इसको पढ़ लेते हैं। वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, और वेयर
ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूसरी रिलेशन टू दी अनदर। अब इसमें क्या हो गया कि उसने कोई ऐसी पोजीशन होल्ड करके रखी हुई है, कोई ऐसी अथॉरिटी होल्ड करके रखी हुई है जिससे वो ये काम कर रहा है, ठीक है। सेकेंड है वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी टेम्पररी और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल। यानी कि ये ऐसा भी हो सकता है एंडो इन्फ्लुएंस में कि हमने किसी से उस टाइम पर एग्रीमेंट करवाया है जब उस समय उसकी मेंटल कैपेसिटी नहीं थी, वो उस समय ठीक नहीं था, या फिर उस समय उसकी एज उतनी नहीं थी, या फिर उस समय वो बीमार था, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, या वो बहुत स्ट्रेस में था। तो एक तरह से क्या हो गया, आपने उसकी उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के उस समय उससे एग्रीमेंट करवाया। जबकि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं, जब भी हम किसी के संग एग्रीमेंट करते हैं तो वो उस समय पूरा होशो हवास में होना चाहिए, यानी कि वो सारी चीज़ों को समझ सके। बिल्कुल भी उसका स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी वो किसी तरह से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए माइंड से, जिससे कि वो सारी चीज़ें समझ सके और अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ वो उस एग्रीमेंट को कर पाए, ठीक है। तो आई होप अब ये आपको समझ में आ गया है। सम ऑफ द रिलेशनशिप्स विच रेज अ प्रिजम्पशन ऑफ द अनफुल इन्फ्लुएंस आर, जैसे कि पेरेंट एंड चाइल्ड, ठीक है, गार्जियन एंड वॉर्ड, डॉक्टर एंड पेशेंट। अब यहाँ पर क्या है, स्पिरिचुअल गुरु एंड डिसिप्लिन, लॉयर एंड क्लाइंट, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। अब यहाँ पर अंडर इन्फ्लुएंस में ये सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि एक पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन इसमें आता है कि कोई भी बच्चा पेरेंट्स किसी भी चाइल्ड को दबाव में आके कुछ करवा नहीं सकता, या बच्चे अपने पेरेंट्स से कुछ भी दबाव में आके कुछ नहीं करवा सकते। गार्जियन या वार्ड हो गया, डॉक्टर और पेशेंट, जब भी हम डॉक्टर पेशेंट से मशवरा करें किसी भी चीज़ में तो वो उससे पूरा अच्छे से उसको एनालाइज करे, तब उसके को जो भी मेडिकेशन करना है वो उसके साथ करे, ठीक है। स्पिरिचुअल गुरु और डिसिप्लिन हो गए, लॉयर एंड क्लाइंट हो गए, और ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी हो गए, ये सारे हमारे इसका प्रिजम्पशन में आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे मीनिंग ऑफ फ्रॉड। अब फ्रॉड किस तरह से आता है हमारा फ्री कंसेंट के अंदर, किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। तो देखिए फ्रॉड का मतलब तो आपको पता है कि किसी को भी हम किसी भी पार्टी से हम कुछ फैक्ट छुपा रहे हैं, हम उसको इंड्यूस कर रहे हैं किसी काम को करवाने के लिए, जिससे कि हम उसका गलत फ़ायदा उठा के या तो अपना फ़ायदा कर पाएँ या अपने हम किसी काम को जो हमारा पर्पस है उसको हम पूरा कर पाएँ, वो कहलाता है फ्रॉड। यानी कि किसी को आप फैक्ट को छुपा के किसी से आप कुछ काम करवा रहे हो, ठीक है। द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, आपने उससे फैक्ट छुपाए जो कि सही नहीं थे, ठीक है, या फिर वो जो सही है उस पर वो विश्वास नहीं कर रहा, या फिर एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, यानी कि आपने क्या किया, जो भी उस समय एग्जिस्ट थे फैक्ट उसको आपने छुपा दिया, ठीक है, या फिर किसी की नॉलेज में आपने उन फैक्ट को नहीं आने दिया। फिर है प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, आपने प्रॉमिस कर दिया बिना किसी इंटेंशन के कि वो परफॉर्म की जाएगी ड्यूटीज़ को, तो आपने क्या किया, एक तरह से फ्रॉड ही कर रहे हो आप उसके संग। फिर आता है एनी अदर एक्ट फिटेड टू द डिसीव, ऐसी कोई एक्ट जो कि डिसीव में है, यानी कि वो नहीं हो सकता पूरा, इस तरह से आप उस सिचुएशन को कर रहे हो। फिर है एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट, यानी कि कुछ इस तरह के एक्ट या गलतियों को करना जो कि लॉ ने स्पेशली उसको फ्रॉड कैटेगरी में कर रखा है। जैसे कि किसी से आपने कोई शर्त लगाई, बैट लगाई, तो ये क्या है, इस तरह की चीज़ें भी क्या है, फ्रॉड में आती हैं, ठीक है। या फिर आपने किसी से कोई भी काम करवाया और आपने उसको ये नहीं, आपने किसी से कोई काम करवा दिया और आपने ये नहीं बताया कि इस काम से थर्ड पर्सन को कितना लॉस होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह से आपने जो सेकंड पर्सन को नहीं बताया कि मैं जो काम करवा रहा हूँ उससे थर्ड पर्सन को कितना लॉस होने वाला है, उसको नहीं पता था और उसने वो काम कर दिया, तो ये क्या है, एक तरह से आपने उसके संग फ्रॉड किया, ठीक है। आपको जो भी काम करवाना था उसको आपको पूरा कन्वे करना चाहिए था कि आप जो काम कर रहे हो उसका क्या नतीजा निकलेगा, तो ये सब चीज़ें फ्रॉड में इंक्लूड की जाती हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, अगर कोई पर्सन साइलेंस है इस तरह की सिचुएशन में तो वो भी हमारा फ्रॉड की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। साइलेंस भी आपने का किस में आता है, फ्रॉड में आता है। जैसे कि देखिए, अब
अगर हम बात करें द सेंस ऑफ फ्रॉड ऑफन अफर्मेटिव मिसलीडिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, दस मेयर साइलेंस डज नॉट कंस्टिट्यूट फ्रॉड एज रिगार्ड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, द जर्नल रूजी डॉक्ट्राइन ऑफ कावेट एम्पटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि अगर फ्रॉड का इसेंस ही है कि वहाँ पर आप मिसलीड कर रहे हो एक पर्सन को, या फिर कोई पर्सन दूसरे पर्सन के द्वारा मिसलीड किया जा रहा है, और वहाँ पर साइलेंस कंस्टिट्यूट फ्रॉड नहीं होगा एज रिगार्ड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, यानी कि आपने उस मटेरियल फैक्ट्स को क्या किया, डिस्क्लोज नहीं किया, जो कि हमारा एक जनरल रूल आता है डॉक्ट्राइन ऑफ कावेट एम्पटर, जिसका मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर। इसका मतलब यह होता है कि एक पर्सन किसी भी एग्रीमेंट में एंटर कर रहा है बिफोर नीड नॉट डिस्क्लोज टू दी अदर पार्टी और मटेरियल फैक्ट विच ही नोज, जो कि वो जानता था। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा किस में नहीं आएगा, ये भी हमारी फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर बायर की कोई भी शॉप पर अगर कोई बायर जाता है तो वहाँ पर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस प्रोडक्ट के बारे में सेलर से पूरी अच्छी तरह से कंफर्मेशन ले ले कि ये प्रोडक्ट कैसा है, या फिर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, या फिर इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर बायर नहीं पूछता है तो यहाँ पे सेलर की कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते कि तुमने क्यों नहीं बताया था, यानी कि यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे साइलेंस कौन रोल प्ले कर रहा है, सेलर साइलेंस था, लेकिन यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आ जाती है बायर की कि बायर को पूछना चाहिए था। हाँ, अगर किसी सिचुएशन में बायर उससे पूछता है और सेलर उसे नहीं बताता, उस समय अगर वो साइलेंस रहता है तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमें डॉक्ट्राइन ऑफ कावेट एम्पटर का रूल भी फॉलो करना चाहिए, जिसमें बायर विवेयर होना चाहिए कुछ भी चीज़ को परचेस करने से पहले कि उसकी पूरी जानकारी वो खुद से ले ले। ठीक है, यहाँ पे सेलर की कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है इंस्टेंस वे साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। अब यहाँ पे वो सिचुएशन आते हैं जहाँ पे साइलेंस को फ्रॉड की कैटेगरी में बताया गया है कि अगर इस जगह आप साइलेंस है तो वो आपका फ्रॉड में यूज़ किया जाएगा या फिर फ्रॉड उसको माना जाएगा। जैसे कि वेयर द सर्कमस्टांसेस ऑफ केस आर सच डैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पर्सन ऑब्जर्विंग साइलेंस टू स्पीक, यानी कि यहाँ पर उस पर्सन को माना जाएगा जो कि साइलेंस रखा हुआ है वो बोल सकता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जो इंश्योरेंस एजेंट होता है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारी चीज़ें खुद से बताए। यहाँ पर जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ पे जो इंश्योरेंस आपको दे रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो आपको सारे फैक्ट बता के चले। ठीक है, फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। अगर मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहाँ पे जो अगर कोई बीच में आपका एजेंट है या कोई बीच की कोई पार्टी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दोनों पार्टी को, यानी कि बॉय और गर्ल दोनों पार्टी को अच्छे से सारे फैक्ट बता दे एक दूसरे के बारे में कि ये ऐसा है वो वैसे, बाद में कोई किसी भी तरह का इशू क्रिएट ना हो। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, इसमें भी साइलेंस को फ्रॉड की कैटेगरी में माना जाता है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है सेल के लिए तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में भी साइलेंस को फ्रॉड की कैटेगरी में माना गया है। फिर आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर, सेम इसमें कंपनी को सारी चीज़ें अपने प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करनी चाहिए और साथ में जो अलॉटमेंट जब किया जाता है उस समय भी सारी चीज़ें उसको डिस्क्लोज करनी चाहिए शेयर से रिलेटेड, जिससे कि अगर शेयर होल्डर वहाँ पर उस चीज़ को समझने के बाद भी उसको परचेस करना चाहता है तो परचेस कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। अगेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप में सारे पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करें। उन लोगों के बीच एटमोस्ट गुड फेथ, आपने इसका फीचर पढ़ा होगा, वो होना चाहिए, एक दूसरे से सारी चीज़ें शेयर करें जिससे कि किसी भी पर्सन को आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी यही बताया गया है, अगर कोई भी साइलेंस रखता है तो ये एक मटेरियल फैक्ट है और ये इनवैलिड की कैटेगरी में इसको यहाँ पर बताया गया है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट हैविंग फिड्यूसरी रिलेशन। कॉन्ट्रैक्ट हैविंग फिड्यूसरी रिलेशन, देखिए फिड्यूसरी का मतलब समझ लीजिए, फिड्यूसरी रिलेशन का मतलब होता है एग्जिस्ट बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, यानी कि
कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो कि पेरेंट्स से चाइल्ड के बीच होते हैं, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी के बीच, डॉक्टर और पेशेंट के बीच। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया गया है कि ये ड्यूटी होती है कि वो सारे मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करे एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एडवोकेट है, ठीक है। अगर आपने अपने एडवोकेट से सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की तो वो केस आप नहीं जीत सकते। सेम यही रिस्पॉन्सिबिलिटी एडवोकेट की होती है कि अपने क्लाइंट को वो सारी चीज़ें बताए कि आपके केस में ये लूप होल्स हैं, या फिर आपके केस में यहाँ आपका केस वीक हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से डिस्कस करनी चाहिए, सारी मटेरियल फैक्ट्स उन्हें पता होने चाहिए। सेम ऐसे ही डॉक्टर और पेशेंट के, अगर पेशेंट कुछ चीज़ें छुपा के रखेगा अपने डॉक्टर से तो डॉक्टर उसको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा। सेम वही चीज़ अगर डॉक्टर को कुछ चीज़ ऐसी पता चलती है पेशेंट के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, तो डॉक्टर को वो सारी चीज़ें अपने पेशेंट के साथ डिस्क्लोज करनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है हाफ ट्रूथ। हाफ ट्रूथ समटाइम्स क्या होता है, कुछ पर्सन जो होते हैं इस तरह की ड्यूटी होती है उनकी कि वो उस चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ें होती हैं ना डिस्क्लोज करने की, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये हाफ ट्रुथ में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि अगर कोई वॉलेंटरी डिस्क्लोज करता है कोई भी चीज़, देन वो इसको स्टॉप कर देता है बीच रास्ते में ही, ठीक है। यानी कि कोई पर्सन आपको कोई चीज़ के बारे में बता रहा है और बीच में किसी थर्ड पर्सन ने उसको बीच में ही स्टॉप कर दिया, तो इससे क्या होगा, वो जो पर्सन है साइलेंट हो गया, लेकिन अगर फिर भी वो बोलता है तो वहाँ पर एक ड्यूटी अराइज हो जाती है होल ट्रुथ को डिस्क्लोज करने की। यानी कि आप समझ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे 3 पर्सन हैं, तो वहाँ पर अगर कोई पर्सन आपको वो सारी चीज़ें जो जिसके भी ऊपर आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो डिस्क्लोज कर रहा है, लेकिन सेकंड पर्सन आपको रोक देता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरह से माइंड में जो थर्ड पर्सन है उसके माइंड में ये क्रिएट हो जाएगा कि कुछ तो है जो इन्होंने बीच में टोक दिया और ये चीज़ कुछ छुपाना चाह रहे हैं। तो ऐसी जगह पर फ्रॉड के पूरे केसेस बन जाते हैं। तो उस जगह पर आपको पूरा सच बताना ही पड़ेगा, नहीं तो या तो वो एग्रीमेंट आपका टूट जाएगा या फिर आपको वो फ्रॉड की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसे कहा जाता है हाफ ट्रूथ। नेक्स्ट आता है समटाइम्स कीपिंग साइलेंस में ऑल्सो गिव एन इम्प्रेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन फैक्ट्स। कभी कभी क्या होता है, जब आपसे कोई कुछ पूछ रहा है और आप उस समय बिल्कुल साइलेंट रहते हो, तो ये आपका साइलेंट होना भी इटसेल्फ ये प्रूफ करता है कि कुछ तो है जो आप छुपा रहे हैं उससे, ठीक है। तो कभी कभी साइलेंस भी एक तरह से इस तरह के इम्प्रेशन दे जाता है कि सर्टेन फैक्ट्स में बी एग्जिस्ट, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मिस्टर प्रेम हैं, उन्होंने मिस्टर अहमद से कहा, इफ़ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल एज्यूम डैट द हॉर्स इज साउंड, ठीक है। मिस्टर अहमद से नथिंग हेयर मिस्टर अहमद साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आप डिनाई नहीं करते हैं तो मैं ये समझूंगा कि हॉर्स सही है बिल्कुल ये वाला, क्योंकि वो हॉर्स परचेस कर रहा था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने कहा कि अगर आप डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन उसने तो बिल्कुल चुप रहा वो, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ तो गड़बड़ है, तभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ये हमारा इस कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मिस रिप्रेजेंटेशन। देखिए, मिस रिप्रेजेंटेशन एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है एक ऐसा इनोसेंट और इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट और असर्शन जो कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी को किया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। आप इसको ऐसे समझिए, मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ, इनोसेंटली या फिर इंटेंशनली उसने गलत स्टेटमेंट या फिर कोई फैक्ट है वो आपको रिप्रेजेंट कर दिया, जिससे कि क्या हो गया, आपको किसी भी तरह का लॉस उठाना पड़ा, तो वो हमारा कहलाता है मिस रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि देखिए, कोई भी पार्टी जब भी कोई भी स्टेटमेंट बनाती है तो वो इस ऑनेस्टी इस बिलीफ के साथ बनाती है कि ये सही होगा, ठीक है, ऑनेस्ट होगा, वहाँ पे किसी भी तरह की आपने इग्नोरेंस नहीं करी होगी। लेकिन अगर वहीं पर आप इस तरह की इग्नोरेंस करेंगे, इंटेंशन इसको अनइंटेंशन कर देना, इंटेंशनली नहीं होगा, अनइंटेंशन होगा, ठीक है। आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन
जल्दबाजी में आपने वो काम किया या फिर आपने उस चीज़ पे पूरा फोकस नहीं किया, आपने कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ कर दी, आपका इंटेंशन नहीं था उसको गलत करने का, लेकिन अनइंटेंशनली वो आपसे हो गए या फिर इनोसेंटली आपको से वो गलत हो गए, तो वो हमारे मिस रिप्रेजेंटेशन की यहाँ कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है हमारा ब्रीच ऑफ ड्यूटीज़। देखिए, कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब यहाँ पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको कोई भी काम किया दिया गया था करने के लिए, लेकिन आपने क्या किया, वो उसको उस तरह से परफॉर्म नहीं किया या फिर उसको उस प्रोसीजर से नहीं किया जिस प्रोसीजर से आपकी वो ड्यूटी परफॉर्म होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मिसरिप्रेजेंटेशन का आप रूल अप्लाई होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम आप जब इनोसेंटली करते हो, पूरे ऑनेस्टी के संग आप पर बिलीव करके किसी ने वो काम आपको दिया था, लेकिन आपने जल्दबाजी में वो काम गलत कर दिया, तो भी गड़बड़ तो हो गई। ठीक है, और या फिर आपने कुछ इस तरह का काम किया जिससे कि जो फैक्ट एक कंपनी को शो होने चाहिए थे वो उनको शो नहीं हुए, तो ये भी एक तरह से मिसरिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आता है। सेकंड आता है कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली। एक पार्टी अगर कोई एग्रीमेंट करती है और वहाँ पर वो मिस्टेक कर देती है, ठीक है, तो यहाँ पर वो एग्रीमेंट तो हो जाएगा आपका, जबकि वो मिस्टेक जो है वो वहाँ पर बनी रहेगी और जो फैक्ट हैं वो वहाँ पर डिस्क्लोज नहीं हो पाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, इस तरह की चीज़ों में क्या होता है कि आप कोई भी काम अच्छी तरह से कर तो रहे हो, लेकिन वहाँ पर वो काम जो है उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए था। एक एग्जाम्पल से आप इसको समझिए। मिस्टर ए हैं जिन्होंने एग्री किया कि वो बॉयलर को सेल करेंगे मिस्टर बी को, ठीक है, और उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि जो इसकी डिलीवरी है वो बाय रोड होनी चाहिए, लेकिन बहुत ही इनोसेंट तरीके से मिस्टेक से उन्होंने क्या किया, उसको बाय रोड तो सेंड किया, लेकिन उन्होंने ब्रिज नहीं देखा कि वहाँ का जो ब्रिज है वो उस बॉयलर को वेट को उसको ले पाएगा कि नहीं, वो उसका वेट वेयर कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवॉइड हो जाता है मिस्टर ए की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर बी जो है वो कॉज है, क्योंकि मिस्टर बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप उस रोड से मंगा रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी कि आपको देखना चाहिए कि आप उस पर किस तरीके से अगर आप मंगा रहे हैं तो वो आपका जो माल है वो लाने में कैपेबल है या नहीं। तो मिस्टर बी की ये मिस्टेक थी जो कि सब्सिक्वेंटली किसके द्वारा हो गई, मिस्टर ए के द्वारा। तो इस तरह की एग्रीमेंट भी जो होते हैं, कुछ कारण ऐसा होता है, मतलब एक जेन्युइन कॉज था जिसके कारण इस तरह की चीजें हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया, कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉजिटिव असर्शन। पॉजिटिव असर्शन अब देख लेते हैं। देखो, जब कोई पर्सन कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है किसी भी मटेरियल फैक्ट्स पर और ऑनेस्टली के साथ देता है कि ये बिल्कुल सही है, ऑल्दो वो गलत है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो भी मिसप्रेजेंटेशन में आती हैं। यानी कि कोई चीज़ गलत थी लेकिन आपने क्या कह दिया, नहीं ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने उसको पॉजिटिव असर्शन दे के लोगों का विश्वास जीत लिया, लेकिन वो रियल में चीज़ सही नहीं थी, तो ये क्या हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन। अब आप इसको भी एक एग्जांपल से समझिए। एक्स जो है वो अपना फार्म जो है मिस्टर वाई को सेल करते हैं और वो कहते हैं कि जो 500 है, जो उस फार्म को वो सेल कर रहे थे उस फार्म में खेती हो रही थी और उन्होंने कहा कि जो 500 क्विंटल जो व्हीट है वो इस फार्म में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब उन्होंने विश्वास करके उसको सही मान लिया कि ठीक है 500 क्विंटल इस पे व्हीट होती होगी। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने क्या देखा कि उस फार्म को उन्होंने परचेस कर लिया, लेकिन उस फार्म पर जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 200 क्विंटल व्हीट ही प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ पर एक्स ने क्या किया, एक तरह से मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया वाई के साथ, क्योंकि जब सेल किया गया था वो फार्म तो वहाँ पर उनको ये कहा गया था कि नहीं इसकी जो कैपेसिटी है वो 500 है, लेकिन हुआ कितना, सिर्फ 200। तो ये भी केस है हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन का। अब इसमें कुछ इसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन इनोसेंटली होना चाहिए और ये
ऑनेस्ट बिलीफ होना चाहिए कि ये बिल्कुल सही है, यानी कि आप उस पार्टी को ये बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं कि ये बिल्कुल सही है, वो आपके विश्वास पे उस चीज़ को परचेस कर ले। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ बात की जाए तो इसमें कुछ मटेरियल और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ज़रूर होने चाहिए। ये हमारा अनट्रू होना चाहिए, मतलब बाद में ये अनट्रू हो जाए। तो ये कुछ एसेंशियल्स हैं, जैसे कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हों जो दूसरी पार्टी को आप पर पूरा बिलीव कराने पे मजबूर कर दें कि हाँ, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे मिसरिप्रेजेंटेशन में आती हैं। फिर आता है मिस्टेक। अब देखिए मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक क्या होती है? erroneous belief about something. Two parties cannot believe same thing in the same sense whether they are under a mistake. यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी एरर हो जाती हैं जिसमें दो पार्टी बिलीव नहीं कर पाती किसी, मतलब एक पॉइंट पर वो बिल्कुल भी सही नहीं होती हैं, उनके एक दूसरे के साथ जो व्यूज़ हैं वो नहीं मिल पाते हैं। A mistake by one or both the party assumes significance because it may make the contract void. अब यहाँ पर मिस्टेक एक के द्वारा हो चाहे दोनों पार्टी के द्वारा हो, तो यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैसे बन जाता है? वॉइड बन जाता है। अगर अब ये जो मिस्टेक है, या तो वो लॉ से मिस्टेक हो, यानी कि मिस्टेक ऑफ लॉ हो, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो। तो यहाँ पर हमें ये भी समझ में आ गया कि हमारी जो मिस्टेक है वो दो तरह की हैं, या तो आपने लॉ की मिस्टेक की है या फिर आपने फैक्ट की मिस्टेक की है। अब इनको जान लेते हैं हम, लॉ से मिस्टेक किस तरह होती है, फैक्ट से मिस्टेक कितनी तरह से होती है या कैसे होती है। अब हम यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ मिस्टेक पे, कितनी तरह की मिस्टेक होती हैं। तो देखिए यहाँ पर मिस्टेक को हमने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में। फर्स्ट है हमारा मिस्टेक ऑफ लॉ, दूसरा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। अगेन मिस्टेक ऑफ लॉ को टू पार्ट में डिवाइड किया, वो थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, और मिस्टेक ऑफ प्राइवेट राइट। अब इनको वन बाय वन समझते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री क्या होता है, या फिर इंडियन लॉ क्या होता है? तो देखिए इसको समझिए। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि इग्नोरेंस जो हो रही है लॉ की, वो हमारा किसी भी तरह का कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। जैसे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा अगर उसमें कोई भी कमी आती है मिस्टेक से। लॉ की कोई मिस्टेक हो गई है जो कि उस कंट्री में इन्फोर्स में है वो लॉ, और वहाँ पर आपने कोई मिस्टेक कर दी है, तो वहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइडेबल नहीं बोल सकते हो। यानी कि कोई भी मिस्टेक से अगर कुछ भी लॉ आपके कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी हुई है, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे कि मिस्टर ए और मिस्टर बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और उन्होंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये इस तरह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि यहाँ पर हम दोनों के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर उन्होंने एक दूसरे को बांध के रखा था एक डेट के लिए, ठीक है। अब वहाँ पर कुछ ऐसी मिस्टेक हुई जिस कारण से उन्होंने लॉ के रूल को वो भूल गए, या फिर लॉ के रूल का उन्होंने ध्यान नहीं दिया और मिस्टेक हो गई उन दोनों से। तो वहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप एक ऐसे समझिए, अगर लॉ की तरफ से कोई भी गड़बड़ी होती है लॉ को ना मानने पर, तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वॉइडेबल नहीं होगा, वो फिर भी आपका वैलिड ही रहेगा। अब आता है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। इग्नोरेंस ऑफ फॉरेन लॉ इज एक्सक्यूजेबल, यानी कि यहाँ पर उसका एक्सक्यूज चल सकता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी भी तरह से फॉरेन लॉ की मिस्टेक से बना है, तो वहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो उसकी वैलिडिटी है कॉन्ट्रैक्ट की, वो एडवर्सली इफेक्ट करेगी। इंडियन लॉ में तो इफेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन फॉरेन लॉ में वो इफेक्ट करेगी, ठीक है। ये हमें सेक्शन 21 के अंदर डिफाइन किया गया है। इसमें ये भी कहा गया है, मैं आपको बता देती हूँ, कि कोई भी मिस्टेक अगर लॉ से हुई है तो वहाँ, और वो जो इंडिया में फोर्स नहीं होता है वो वाला लॉ, तो उसका सेम इफेक्ट पड़ेगा उस मिस्टेक, जो भी फैक्ट है मिस्टेक का, उस पर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इंडियन लॉ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉरेन लॉ का उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अब आता है मिस्टेक ऑफ प्राइवेट राइट। मिस्टेक ऑफ प्राइवेट राइट की बात करें तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे फैक्ट के बेस पर होती हैं। तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड हो जाते हैं अगर वो यहाँ पर मिस्टेक बायलेटरल हो, यानी कि दोनों पार्टी की तरफ से मिस्टेक हो रही है, तो वहाँ पर वो हमारा जो एग्रीमेंट है वॉइड होगा। तो याद रखिए यहाँ पर बायलेटरल की बात की गई है, ठीक है।
बायलेटरल है तो यहाँ पर वो वॉइड हो जाएगा। अब आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो कि 2 तरह के होते हैं, बायलेटरल और यूनिलेटरल। इनको समझ लेते हैं ये क्या होता है। देखिए बायलेटरल मिस्टेक, जब दोनों ही पार्टी, किसी भी एग्रीमेंट की दोनों ही पार्टी से मिस्टेक हो गई है या फिर अंडर मिस्टेक है वो, तो वहाँ पर जो उनका मटेरियल फैक्ट है वो एग्रीमेंट उनका जो होगा वो इसेंशियल एग्रीमेंट, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उनका जो क्योंकि यहाँ पे अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि बायलेटरल मिस्टेक होगी तो वो वहाँ पर हमारा जो लॉ है वो हमारा कैसे हो बन जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को वो वॉइड बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अगर दोनों ही पार्टी से हो रही है बायलेटरल है तो यहाँ पे हमारा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। और अब वहीं अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर बायलेटरल में सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पर भी मिस्टेक हो सकती है और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी हो सकती है। हो सकता है कि उनकी जो उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी थी वो इस तरह की थी जो उन्होंने एग्रीमेंट में मेंशन किया था उस बेसिस पर नहीं थी, या फिर जो उनका सब्जेक्ट मैटर है वो वहाँ पर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई दोनों ही पार्टी की तरफ से, बट वो होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यूनिलेटरल की। जो यूनिलेटरल मिस्टेक की बात करें तो यूनिलेटरल मिस्टेक वो मिस्टेक होती है जिसमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी से मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो वो हमारी यूनिलेटरल मिस्टेक होती है, यानी कि यहाँ पे तो बहुत पार्टी हैं और यूनिलेटरल में एक पार्टी है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, हमारा वो रिमेन्स वैलिड रहेगा जब तक कि वहाँ पर जो मिस्टेक है ये उसका कॉज पता नहीं चल जाता कि ये मिस्टेक हुई है वो किस तरह से हुई है। फ्रॉड किया गया है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया है किसी भी पार्टी के द्वारा, मतलब मेन रीज़न जब तक पता नहीं चल जाता तब तक वो वैलिड माना जाएगा। उसके बाद हम बोल सकते हैं अगर हमें रियल में रीज़न पता चल जाता है कि ये उस पार्टी की तरफ से फ्रॉड था या मिसरिप्रेजेंटेशन था, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, अब यहाँ भी देखो हमारे इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, यूनिलेटरल को डिवाइड किया गया आइडेंटिफाई ऑफ द पर्सन और पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और सेकंड बात किया गया नेचुरल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर आता है बायलेटरल मिस्टेक, ये भी 2 तरह से डिवाइड किया गया है, सब्जेक्ट मैटर और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया था। देखिए सब्जेक्ट मैटर में हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि उसकी क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, यानी कि जो आपने एग्रीमेंट किया था उसमें अगर कोई क्वांटिटी थी तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, उसकी क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, प्राइस पर क्या पड़ा, आइडेंटिफाई पर, और उसकी एग्जिस्टेंस पे। हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो क्वालिटी मेंशन की गई थी वो क्वालिटी नहीं है, या फिर वो क्वांटिटी उसने वहाँ पर वो आपको प्राइस नहीं दी, या फिर प्राइस उसके चेंज कर दिए, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे वो प्रोडक्ट जो जिस पर आपने एग्रीमेंट किया था, या फिर उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में ये आता है कि आपको ये देखनी होगी कि आपने जिस पॉसिबिलिटी को लेकर वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वहाँ पर वो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था जिस भी पर्पस को लेकर, क्या वहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि वो काम आपका पूरा हो जाएगा, या फिर वो जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे वो परफॉर्म हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है आपने कोई ऐसे इम्पॉसिबल काम के लिए एग्रीमेंट किया जो कि उसकी वहाँ पर होना ही इम्पॉसिबल था। ठीक है, वो परफॉर्म ही नहीं हो सकता था, आपने कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे कर लिया। तो आपको पहले ये देखना होगा कि, या फिर आपने किसी ऐसे एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट किया जो आपने टाइम पीरियड बनाया था, उस टाइम पीरियड में तो इम्पॉसिबल ही था होना, तो ये भी यहाँ पर चेक किया जाएगा। अब यूनिलेटरल देख लेते हैं। तो यूनिलेटरल में फर्स्ट पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर जो भी पार्टी है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो भी आपकी मिस्टेक अगर हुई है वो किस पार्टी से हुई है, मिस्टर ए से या मिस्टर बी से, और अगर वो हुई है तो वो किस तरह की है, फ्रॉड में है, मिसरिप्रेजेंटेशन में है, आपको ये चेक करना होगा। ठीक है, अब नेचुरल या फिर आप इसको नेचर भी बोल सकते हैं, मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको ये देखना होगा अगर कोई भी पार्टी एग्रीमेंट में है और उसका अगर कोई खुद का कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मिस्टेक हुई है नेचुरल या नेचर से। ठीक है, यानी कि दोनों ही पार्टी का कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि वहाँ पर वो फॉल्ट हो गया। ठीक है,
तो वहाँ पर ये सब चीज़ें भी चेक की जाती हैं। तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे वॉइड बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी देखनी होगी। तो ये सारे टाइप्स थे मिस्टेक के, जिसके बेसिस पर हम ये चेक कर सकते हैं कि मिस्टेक एक पार्टी से थी या दो पार्टी से थी, या फिर मिस्टेक थी तो वो किस बेसिस पर मिस्टेक हुई। लॉ की तरफ से हुई, यानी कि आपने लॉ के रूल नहीं माने, वो मिस्टेक थी, या फिर नेचर की वजह से मिस्टेक हुई, या फिर उसने खुद का फ्रॉड किया आपके साथ, या फिर मिसप्रेजेंटेशन हुआ। और अगर उसने इस तरह की मिस्टेक की भी, दोनों पार्टी की तरफ से मिस्टेक हुई भी, तो वो क्वांटिटी के बेसिस पर हुई, क्वालिटी के बेसिस पर हुई, प्राइस, या किस बेसिस पर वो मिस्टेक हुई, वो चीज़ देखनी होगी। फिर उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट आगे भी वैलिड रहेगा कि वॉइड रहेगा, या किस किस केस में वो वॉइडेबल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आज हमने जानी। ठीक है, तो इसके अलावा अब आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी क्वेरी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थोड़ा लंबा चैप्टर रहा है ये, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो, समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस पर फिर से डिस्कशन कर पाएँ और आपके जो भी डाउट हैं उसको क्लियर कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।